पहले दिन से ही मैं तो निश्चिंत था कि हम लोग जीतेंगे। मुझे उम्मीद थी कि हमारा मार्जिन 15,000 से ऊपर होगा, मगर कई ऐसे फैक्टर हो गए जिस कारण से हम लोग 7800 कुछ वोट से जीते हैं। विधायक के नाते मेरी प्राथमिकता जन सुविधाओं पर रहती है। क्षेत्र की जनता है, उसके रहन सहन में, निवास में, उसे घूमने फिरने में कहीं कोई कठिनाई आ रही है तो हम उसको दूर करें। और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पीने का पानी सभी घरों में जाए। बिजली के बारे में भी कई बस्तियों में लोग मुझसे बता रहे हैं कि झारखंड सरकार के साथ टाटा स्टील का एग्रीमेंट है जिसमें इन सभी सुविधाओं को इन्हें देना है। उसमें लिखा है कि दे विल प्रोवाइड ऑन देयर ओन कॉस्ट। इतने दिनों में क्यों नहीं ये हो पा रहा है? ये बहुत कठिन नहीं है, हो जाएगा। और जाम की स्थिति वैसी नहीं होगी, लोग जा ही नहीं सके। ठीक है, थोड़ा मूवमेंट स्लो होगा, 5 मिनट के बदले में 10 मिनट में क्रॉस करेंगे। जो कंपोजिशन है इस गवर्नमेंट का, जेएमएम और कांग्रेस मिलाकर, उसमें कोई टूट फूट नहीं हो सकती है। कोई पैसा दे खरीदना चाहेगा तो पैसा भी ले लेंगे और वहाँ से बाहर भी नहीं आएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन को जिस आरोप में आप चार्ज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इसके पहले आपकी सरकार में भी हुई हैं, 2016 से 2015 से 2019 के बीच में। और मैंने ट्विटर में भी कहा, पब्लिकली भी कहा। और ये एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में इतनी छोटी चीज़ उठाना भी व्यवहारिक नहीं है। और दूसरा, ये आरोप टिकेगा नहीं, मैंने पब्लिकली कहा था। तो इससे भी एक धारणा बनी कि भाई हेमंत सोरेन को तो आप फिक्स करना चाह रहे हैं, और आपके नेता ऐसे ही आरोप में अगर शामिल हैं तो उनको आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं तो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट था, मेरा एक्रेडिशन था, फिर भी मैं अपने आप को वैसा पत्रकार नहीं मानता हूँ जो रोजमर्रा के काम में पत्रकारिता करते हैं। मैं तो फ्रीलांसर था, तो इस नाते पत्रकार कहना भी मुझे कई बार बहुत अच्छा नहीं लगता है। स्वर्णरेखा और दो मुहानी के संगम पर बसे जमशेदपुर में सरयू की धार अब भी बरकरार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरयू राय एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2019 में जमशेदपुर पूर्वी और 2024 में जमशेदपुर पश्चिम दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए सरयू राय ने 7,863 वोटों से जीत दर्ज की। साथ ही झारखंड कैबिनेट में मंत्री रहे बन्ना गुप्ता को करारी मात दी है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए सरयू राय मौजूद हैं, हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। और सबसे पहले तो सर, जीत पे आपका फॉलोअप की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप आए और हम लोग बात कर रहे हैं। सर, इस जीत पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? इसको कैसे देख रहे हैं इस जीत को? देखिए, पहले दिन से ही मैं तो निश्चिंत था कि हम लोग जीतेंगे। मुझे उम्मीद थी कि हमारा मार्जिन 15,000 से ऊपर होगा, मगर कई ऐसे फैक्टर हो गए जिस कारण से हम लोग 7800 कुछ वोट से जीते हैं। और वास्तव में ये कोशिश होती है इस क्षेत्र में जो हमारे वोट हैं उनका पोलराइजेशन हो जाए। जो मुस्लिम वोट को पोलराइज करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि मुस्लिम वोट तो पोलराइज हो जाए और हिंदू वोट डिवाइड हो जाए। इस पर थोड़ा इसका रिएक्शन हुआ। ऐसा नहीं कि हिंदू क्षेत्र में हिंदू वोट में डिवीजन नहीं हुआ, डिवीजन हुआ, मगर उतना लार्ज एक्सटेंट पे नहीं हुआ। और कदमा सोनारी इलाके, जो यहाँ के जमशेदपुर के बहुत ही पॉश इलाके माने जाते हैं, वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर मेरे पक्ष में मतदान किया। कदमा सोनारी और मानगो का हिंदू बहुल इलाका, इन 3 क्षेत्रों में हेवी पोलिंग मेरे फेवर में हुई और यही मेरी जीत का कारण बना। सर, देखा जा रहा है कि 2014 में भी आप जो है जमशेदपुर पश्चिम से आपने चुनाव जीता था मंत्री रहते हुए। उस समय भी आपने बन्ना गुप्ता को हराया था और अब जो है 2024 पे फिर से आप वहां पर विधायक बने। ऐसे में आपसे जब मेरी पहली बात हुई थी तो आपने कहा था कि कई छूटे हुए ऐसे कार्य हैं जिनको पूरा करने की जिम्मेदारी है मेरी। तो अब कैसे देख रहे हैं सर इस चीज़ों को? कौन कौन से ऐसे काम है जिसको अब प्राथमिकता दी जाएगी? एक विधायक के नाते मेरी प्राथमिकता जन सुविधाओं पर रहती है। क्षेत्र की जनता है, उसके रहन सहन में, निवास में, उसे घूमने फिरने में कहीं कोई कठिनाई आ रही है तो हम उसको दूर करें। और ये कोई बहुत बड़ा पॉलिसी इशू नहीं है, ये स्कीम्स को थोड़ा एक्सेलरेट करा देना की बात है और प्रायोरिटाइज करना है कौन स्कीम हम पहले करें
देखिए, मैं 2005 में जब यहाँ आया था, उस समय एक नलकूप अगर था तो उसके सामने आधा किलोमीटर लाइन लगती थी। लोटा, तसला, बाल्टी लेकर लोग खड़ा होते बैठे रहते थे, लाइन लगाते थे। अब पानी आएगा तो हम पानी भर के घर ले जाएंगे। उस समय ही मेरे ध्यान में आया कि पानी की समस्या का समाधान करना है, और मैंने मानगो पेयजल परियोजना तैयार करा, स्वीकृति मिली उसकी, और अब मानगो में बहुत बड़ा पेयजल परियोजना का सिस्टम बन गया है और आपूर्ति होने लगी थी घरों में। पिछले 5 सालों में ये आपूर्ति बंद हो गई है। मैं जहाँ भी चुनाव में गया, बस्ती के इलाके हैं, लोग बताते हैं पानी नहीं आ रहा है, हम लोगों को खरीद के पानी लाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझूंगा क्यों ऐसा हो गया, और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पीने का पानी सभी घरों में जाए। बिजली के बारे में भी कई बस्तियों में लोग मुझसे बता रहे हैं कि पानी और बिजली का कनेक्शन देने के लिए टाटा स्टील का जो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है। मैं याद दिलाता हूँ टाटा स्टील को कि यहाँ टाटा स्टील जो भी हमारी सिविक कम्युनिटीज हैं, जन सुविधाएँ हैं, अगर वो उनकी आपूर्ति करता है तो वो एक टाटा लीज एग्रीमेंट के तहत है। झारखंड सरकार के साथ टाटा स्टील का एग्रीमेंट है जिसमें इन सभी सुविधाओं को इन्हें देना है। उसमें लिखा है कि दे विल प्रोवाइड इट ऑन देयर ओन कॉस्ट, और चार्ज उतना ही करेंगे जितना गवर्नमेंट अपनी म्यूनसिपैलिटी से चार्ज करती है। अब ये क्या समझते हैं, मैं हमेशा कोशिश करते रहा हूँ कि आपको जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है उसके हिसाब से पानी बिजली का कनेक्शन देना चाहिए। उसमें ये कहा गया है कि जो गरीब इलाके हैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन देंगे। आप कनेक्टिविटी दे दीजिए, उसके बाद मीटर आपका है, जो बिल आता है बिल लीजिए उसको। तो थोड़ा मतभेद ये है कि ये कनेक्शन चार्ज में ही लोगों से 15,000 20,000 रुपये लेते हैं। गरीब लोग हैं, पॉसिबल नहीं होता है, तो वो लीगल कनेक्शन लेने के बदले इलीगल तरीके से पानी लेते हैं। एक तो पानी और बिजली को स्ट्रीमलाइन करना है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या बस्तियों में है सफाई की, क्लीननेस की। केवल ये नहीं है कि घरों से जो गार्बेज निकलता है उसको म्यूनसिपैलिटी जाए वहाँ से उठा के ले जाए, बल्कि हमारी जो ड्रेन्स बनी हुई हैं वो ड्रेन्स प्रॉपर नहीं हैं, वो प्रॉपर होनी चाहिए। इतनी घनी बस्तियां, आप कभी जाएंगे तो लगता है हम भूल भुलिया में जा रहे हैं। तो वहाँ जब तक हम सफाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक लोगों का पब्लिक हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। तो ये पानी, बिजली, सफाई, ये 3 मेरी प्रायोरिटी है। मैं बस्तियों में घूमूंगा, चुनाव के दरमियान भी घूम कर देखा है, बाद में भी देखूंगा, और टाटा स्टील के लोगों से बात करूंगा कि आपको थोड़ा वेलफेयर एटीट्यूड से काम इसमें करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी के नाते अगर आप कोई कंपनी बनाएंगे जो सप्लाई करती है तो जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं सिविक कम्युनिटीज़ ये खोजती हैं वेलफेयर एटीट्यूड। मेरा हमेशा ही इनसे इसी बात पर डिफरेंस होते रहता है। इस बार मैं 5 सालों में जो नहीं हुआ है, रुक गया है, उसको मैं पूरा कराऊंगा, इम्प्लीमेंट कराऊंगा। मेरी प्रायोरिटी पहली यही है। सर, चुनाव जीतते ही आपसे जब मीडिया पर्सन ने जब बात की तो आपने टाटा स्टील के द्वारा कदवा में बंद किए गए एक रास्ते पर आपने प्रतिक्रिया दी थी कि विधायक का आपने चुनाव जीता है, आप उस रास्ते को खुलवाने का काम करेंगे। तो इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैं अगले ही दिन वहाँ गया था, उस जगह पर गया था। तो एक तो जो रास्ते बंद हो गए हैं, जो कारण हो बंद करने का, रास्ते को बंद करने से कॉलोनी एक क्लोज कॉलोनी हो गई है। वहाँ के लोग थोड़ा अपने आप को सेफ फील करते हैं, मगर जो कॉलोनी ड्वेलर्स हैं उनके अलावे वहाँ आउट हाउस में रहने वाले गरीब कमज़ोर लोग हैं, उनको भी रास्ता चाहिए। तो मैंने बात किया है कि भाई या तो इस रास्ते को खोलिए या कोई अल्टरनेटिव रास्ता इनको आने जाने के लिए दीजिए। ये तो कॉलोनी के भीतर कॉलोनी ड्वेलर्स और जो आउट हाउस के लोग उनके लिए है। अब मैंने कहा कि आप ये भी स्टडी कीजिए कि उस रास्ते का उपयोग जब पिछले कई सालों से रास्ता खुला था तो कॉलोनी के बाहर के लोग जो उस रास्ते का उपयोग करते थे वो किस रूप में करते थे और उनकी कठिनाई इससे क्या हो रही है। इसका एक अल्टरनेटिव रूट दीजिए, या तो आप रास्ता खोलिए या एक अल्टरनेटिव रूट दीजिए। उन्होंने मुझसे कहा है, आज भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आज हम लोग बैठ के कल डिसाइड करेंगे
तो मैं इसमें लगा हूँ। मैं लकीर का फकीर नहीं हूँ कि जहाँ दीवार खड़ा कर दिया उसी दीवार को मैं तोड़ दूँ। दीवार को तोड़ने का मतलब है कि एक्सेस चाहिए कॉलोनी के भीतर के लोगों का भी और कॉलोनी के बाहर जो उस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, अगर कोई अल्टरनेटिव रूट वो दे देते हैं तो मुझे कोई हठधर्मी नहीं हूँ कि नहीं मैं उसको तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। जो पब्लिक को डिफ़िकल्टीज हुई हैं उनको दूर करने के लिए मेरी टाटा स्टील के लोगों से, लैंड के लोगों से बात हो रही है। आज भी सुबह बात हुई है और 23 को रिजल्ट आया, 24 को मैं गया था वहाँ और दोनों तरफ के लोग थे। जो कॉलोनी के भीतर रहने वाले हैं वो भी आए थे, आउट हाउस वाले भी आए थे। आउट हाउस वाले अपने बच्चों के लिए एक रास्ता चाहते हैं क्योंकि वो इतने रीच नहीं है कि गाड़ी का उपयोग करके घूम के जा सकें, तो उनको चाहिए रास्ता कि हमको निकलने का, जाने आने में हमारी आसानी हो, बच्चे स्कूल जाएं, आसानी से जाएं, पैदल चले जाएं। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि रास्ता हम देंगे। आज मैंने सुबह बात किया तो 2 रास्ता बताया उन्होंने कि 2 जगह है, वहाँ से कोई जगह से हम एक रास्ता देंगे। तो मैं अभी भी जाने वाला हूँ वहाँ, एक बार जाऊँगा, देखूँगा। तो इसमें मैं सीरियस हूँ, गंभीर हूँ। ये केवल चुनाव के लिए पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, बल्कि पब्लिक को जो कठिनाई हो रही है उसके कारण से वह दूर करना है। अब पब्लिक को क्या इसमें हो रहा है ना परेशानी कि वहाँ इन्होंने बन्ना गुप्ता जी को एक डबल स्टोरी फ्लैट दे दिया है, बिल्डिंग दे दिया अपना। अब लोगों के दिमाग में है कि उस बिल्डिंग के कारण ही इन्होंने बंद करा दिया ताकि आगे की सड़क इनकी पार्किंग वार्किंग के लिए यूज हो। लोगों के दिमाग में है, ये बात हो भी सकता है। मगर मुझे बन्ना गुप्ता चुनाव हारे तो ऐसा नहीं कि मैं उनको कोई परेशानी में डालते रहूँगा या वो टारगेट करके उनको मैं कोई काम करूँगा। मेरा मकसद यही है कि जो इनकन्वीनियंसेस, असुविधाएं पब्लिक को हो रही हैं रोड बंद करने से, उस असुविधाएं दूर हो जाएं। सर, जमशेदपुर पश्चिम की अगर बात करें तो मानगो पुल में लगने वाला जाम एक गंभीर मुद्दा है। अभी भी पिछले 2 दिन से देखा जा रहा है कि लगातार सुबह 6 बजे से वहां पर जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है और जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने तक में कठिनाई हो रही है। और पूर्व में अगर देखा जाए तो वहां पर पूर्व मंत्री जो बन्ना गुप्ता हैं उनके द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा था और अभी जो है उन्होंने हालिया में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए ये चीज़ों को कहा है कि जो भी निर्माणाधीन कार्य थे या जो भी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे थे उस पर कोई रोक ना लगे। तो आप इस दिशा में आपका क्या पहल होगा जाम से निजात दिलाने के लिए? क्या उसी कार्य को आगे बढ़ाएंगे या फिर दूसरे तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं? जाम लगता है ना, देखिए हर सिचुएशन में प्रबंधन के तरीके होते हैं और प्रबंधन अपने तरीके से इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दे, सुविधाएं होती हैं। यहाँ जाम लग रही है मगर जाम को कम करने का, रेगुलेट करने के लिए कोई भी तरीका इन्होंने नहीं बनाया। आज सुबह में लोगों ने मुझे फ़ोन किया, स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, तो मैंने डीसी से बात किया, सीनियर एसपी से बात किया कि भाई कोई प्रबंधन नहीं आपका वहाँ है, केवल सिंपल ट्रैफिक के 2 सिपाही खड़ा कर देंगे ये पर्याप्त नहीं है। आप पूरे रूट के एनालिसिस करिए और ट्रैफिक को कैसे रेगुलेट करना है। कोई अफरा तफरी में ओवरटेक करता है उसको रोकना है, कोई रॉन्ग साइड से जाता है उसको रोकना है। जो टिमकन का बड़ा गोल चक्कर है वहाँ चारों तरफ का ट्रैफिक कन्वर्ज करता है, तो वहाँ कैसे आप एक एक करके ट्रैफिक को निकालना है। उन्होंने कहा है दोनों ने कि आज हम लोग सीरियसली इस पर बैठेंगे, विचार करेंगे और उसको ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने की बात करेंगे। यही मुझे आश्चर्य है कि इतने दिनों में क्यों नहीं ये हो पा रहा है। ये बहुत कठिन नहीं है, हो जाएगा। और जाम की स्थिति वैसी नहीं होगी, लोग जा ही नहीं सके, ठीक है, थोड़ा मूवमेंट स्लो होगा, 5 मिनट के बदले में 10 मिनट में क्रॉस करेंगे, मगर सीधे स्मूथली ट्रैफिक पास हो जाए, इसके बारे में यहाँ के उपायुक्त ने भी, वरीय पुलिस अधीक्षक दोनों ने ही मुझसे कहा है कि आज ही हम लोग बैठ रहे हैं और जो भी इसमें हिस्सेदार हैं उन्होंने कहा कि जो फ्लाईओवर बना रही है कंपनी उसको भी हम बैठाएंगे, PWD के लोगों को भी बैठाएंगे और ट्रैफिक के भी अधिकारी रहेंगे और बैठकर आज वो कोई ना कोई निदान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो सक्सेसफुल होंगे इसमें। सर, अब हमारी बातचीत को थोड़ा हम राजनीतिक की तरफ लेके चलते हैं सर, क्योंकि अगर 2019 की विधानसभा में देखा जाए सर तो 2019 के विधानसभा में
झारखंड के कोल्हान की अगर बात करें तो यहाँ से एनडीए का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया था, लेकिन इस बार एनडीए को यहाँ पर 3 सीटें मिली है, जिसमें से जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी। लेकिन अगर झारखंड में देखा जाए, जो जनादेश जनता ने दिया है, वहाँ पर एनडीए काफी बुरी स्थिति में है सर। तो इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, एनडीए के मेजर पार्टनर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्हें इसकी विवेचना करनी चाहिए। मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी से अलग हूँ, इंडिपेंडेंट था शुरू में। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे अपना विरोधी मानते थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं था उनसे। मगर 2019 से आज के बीच में इन्होंने जो भी स्टेप्स उठाए हैं, मैं रिएक्ट करता था उसको, चाहे ट्विटर के माध्यम से करूं या अखबारों में बयान देकर करूं, क्योंकि सीधे इनसे बातचीत नहीं थी। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी स्थिति कोई एक दिन में और किसी एक डिसीजन या एक इवेंट के कारण नहीं पैदा होती है। ये लंबे समय से जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और पब्लिक ने पसंद नहीं किया उसको, इसका टोटल सम है जो इस रूप में दिखाई पड़ा है। 2022 में इनके एक नेता ने राज्यपाल को प्रतिवेदन दे दिया, शिकायत कर दी कि हेमंत सोरेन ने 80 डिसमिल का एक पत्थर का माइन अपने नाम से अलॉट करा लिया। उसमें मैंने रिएक्ट किया था कि एक तो ये एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में इतनी छोटी चीज़ उठाना भी व्यवहारिक नहीं है, और दूसरा ये आरोप टिकेगा नहीं, मैंने पब्लिकली कहा था और हुआ भी वही। तो लोगों में मैसेज गया कि भाई ये तो सीएम को परेशान कर रहे हैं। उसके बाद आपको ध्यान में होगा कि बीच में ये सरकार को बदल देना है, हटा देना है, खरीद फरोख्त करना है, इसके बड़ी समाचार है। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए उस मामले में, और ये चला महीना 2 महीना तक ये सिलसिला चला। तो उस समय भी मैंने कहा था कि जो कंपोजिशन है इस गवर्नमेंट का, जेएमएम और कांग्रेस मिलाकर, उसमें कोई टूट फूट नहीं हो सकती है। कोई पैसा दे खरीदना चाहेगा तो पैसा भी ले लेंगे और वहाँ से बाहर भी नहीं आएंगे। मगर ये चला, इसका भी लोगों के ऊपर गया। दूसरा, कुछ जो करप्शन के इशूज उठे साहिबगंज में, पत्थर के माइंस के और उठे, उसमें मैंने एक बात खुलकर कहा था उस समय कि आप हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ना, इस आरोप की जांच होगी तो ये आपकी जो पिछली सरकार थी 2019 से 2019 के पहले के समय, उस पर भी आरोप जाएंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन को जिस आरोप में आप चार्ज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके पहले आपकी सरकार में भी हुई हैं, 2016 से 2015 से 2019 के बीच में। और मैंने ट्विटर में भी कहा, पब्लिकली भी कहा। तो इससे भी एक धारणा बनी कि भाई हेमंत सोरेन को तो आप फिक्स करना चाह रहे हैं, और आपके नेता ऐसे ही आरोप में अगर शामिल हैं तो उनको आप छोड़ रहे हैं। सर, मैं जो समझ पा रहा हूँ, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जिस मामले में ईडी के द्वारा कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया, ये जो है जेएमएम के पक्ष में गया? जेल भेजना तो बात की बात है। इसके पहले ईडी ने जांच किया, ईडी ने जो चार्जशीट सबमिट किया, उस चार्जशीट में ही ये प्रूफ है कि हेमंत सोरेन के सरकार में 2 साल में 2020 से 22 के बीच में जो स्कैम हुए हैं, वो स्कैम 2015 से चल रहे थे। और शराब की बात आई थी, पूजा सिंघल जिस मामले में जेल गई, उस मामले में तो दिदेन बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको क्लीन चिट दिया हुआ था। तो आखिर पब्लिक इतना जल्दी चीज़ों को भूलती नहीं ना है कि आप उस पीरियड पर कोई कार्रवाई नहीं करिएगा, इस पर करिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्यूमुलेट होती गई कई चीज़ें, और बाद में हेमंत सोरेन जिस मामले में जेल गए, पता नहीं ईडी के पास क्या प्रूफ है, क्या था और कैसे गिरफ्तार किया। और थोड़ा वो भी लगा कि रेवेन्यू के इशूज पर ईडी ने, या तो इनको लगा होगा कि कोई प्रूफ, हमको सबूत मिल जाएगा जांच के दौरान, वो नहीं मिल पाया। तो टोटल ये हेमंत सोरेन के फेवर में गया। तो ये चीज़ें एक्यूमुलेट करती गई, पीपल साइके में एक्यूमुलेशन होता गया, और मैया योजना आ गई, सब आ गया, ये भी इसमें ऐड हो गया। तो जो एडिटिव इम्पैक्ट है कई इवेंट्स का, वो सब मिलाकर इस चुनाव पर उसका असर है।
तो लोग कह रहे हैं कि झारखंड में जो केंद्र के बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये ज्यादा काम नहीं कर पाया। अगर जमशेदपुर पश्चिम में देखा जाए तो यहाँ पे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, इन्होंने आपके फेवर में भी सभा की थी और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का मुद्दा यहाँ पे भी उठा, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पे वो मुद्दा चल गया। तो कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए, जो लोकल कंडीशंस हैं, ये मुद्दे उसी के आधार पर चलते हैं। देश इतना बड़ा है, किसी एक स्टेट में गवर्नमेंट रहती है, दूसरे स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट होती है। एक ही स्टेट में, एक इलाके में इस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं, दूसरे इलाके में दूसरी पार्टी को मिल जाती हैं सीटें। तो ये जो वेरिएशंस हमारे हैं, जब तक हम इसको डिसेंट्रलाइज वे में नहीं समझेंगे, तब तक हम धोखा खाएंगे। ये जब मामला उठा बांग्लादेशी घुसपैठ का, ये मामला सही है, मामला जेन्युइन है और चिंता का कारण भी है। उस समय मैंने भाजपा के बड़े नेता जो उठा रहे थे, उनसे मैंने कहा कि देखिए, आप लोग दिल्ली से, गुवाहाटी से, रांची से स्टेटमेंट दे देते हैं घुसपैठ हो रही है, ये पर्याप्त नहीं है। जो जहाँ ये हो रहा है इवेंट, वहाँ के लोग जब इसके खिलाफ खड़ा होंगे और उसका मैसेज बाहर जाएगा, तब इसका इम्पैक्ट होगा। तो मैंने कहा था कि इसको तो आपको साहेबगंज पाकुड़ के इलाके में ही वहाँ के ट्राइबल और खुल कर आते हैं इसके खिलाफ में, तभी मीनिंगफुल होगा। केवल बाहर में स्टेटमेंट देना ये सफिशिएंट नहीं है। ये मैंने कहा उस समय, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो ये सभी जो 4-5-6 इशूज हैं, जो एक्यूमुलेशन होता गया और हेमंत सोरेन को इसका बेनिफिट मिलता गया। अंत में मैया स्कीम लाया उन्होंने। मैया स्कीम में भी आप देखेंगे तो मैंने तो अपने क्षेत्र में, पूर्वी से मैं विधायक था, तो 40,000 फॉर्म मैंने प्रिंट कराया और हमारे ऑफिस में भीड़ लगी रहती थी महिलाओं को, क्या फ्री में फॉर्म ले जाइए, हमारे से भरिए। तो मैंने उसका विरोध नहीं किया, भाजपा ने इसका विरोध किया। ये कोई स्कीम ऐसी नहीं थी कि विरोध किया जाए। इतना कह सकते थे कि ये इलेक्शन स्ट्रेटजी है, उसके नाते यह है। मगर मैया योजना का विरोध करना, उसके बदले में एक दूसरी योजना लाना, तो दूसरी योजना कब आएगी, कहाँ आएगी? मगर मतलब सर, कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैया योजना जो था एक बेहतर स्कीम था, भले वो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी से करा गया, लेकिन उसका लाभ जो है वो जेएमएम की सरकार को मिला ये है। तो फ्री भी है ना, इसको कोई बेहतर स्कीम नहीं मानेंगे। अच्छा, दूसरा ये नहीं है केवल इसी राज्य में हुई है, इसके पहले कई स्टेट्स में हुई हैं ये, तो यहाँ भी इन्होंने अपनाया। और इलेक्शन के 2 दिन पहले अगर सबों के खातों में पैसा चला जाता है सीधे, तो ठीक उसी तरह का है कि इलेक्शन के दिन हम पैसा बांट के वोट लेते हैं। तो जेन्युइन तरीके से अब इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो पॉलिटिकल इशू है, तो ये पॉलिटिकल इशू सरजमीन पर आपको लड़ना होगा। हाई कोर्ट ने इसको ओके कर दिया और पैसे चले गए चुनाव के 2 दिन पहले। इसका इम्पैक्ट हुआ, मगर केवल एक इसी योजना के कारण से ये इतनी बड़ी घटना होगी ये नहीं कहा जा सकता। ये भी एक कारण है। मगर 2022 से लेके अब तक इन नंबर ऑफ स्टेप्स से जो मैसेज गया पब्लिक में, वो एक्यूमुलेट होते गया और हेमंत सोरेन को इसका लाभ मिला और उनकी वाइफ एक नया पैरेलल लीडर के रूप में इमर्ज की। टोटल इसका आउटपुट ये भी है कि जेएमएम को हेमंत सोरेन के जितना ही प्रभावशाली एक और नेता मिल गई, एक महिला मिल गई। तो ये कई चीज़ों को मिलाकर स्थिति पैदा हुई। भविष्य में लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक रेमेडी नहीं है। अलग अलग इलाके के लिए अलग अलग घोषणाएं होनी चाहिए, अलग अलग इशूज होने चाहिए। एक ही नहीं होना चाहिए कि सब जगह हम घुसपैठ की ही बात करें, सब जगह मैया के खिलाफ ही बात करें। तो कुछ चीज़ें देखिए, जब आदमी हार जाता है ना, तब ये सारी चीज़ें विश्लेषण होते हैं। यही अगर नहीं हारते तो कौन इस पर विचार करता? सर, अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो 2-3 चीजें जो मुझे लग रहा है कि सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, सर, आपने कई जगह पर ये चीजें बोली कि मैंने विरोध किया लेकिन भाजपा ने जो है उस पर उसको मुद्दा बनाया। तो ऐसे में सर, आप चूंकि घटक दल थे यहाँ पर, जदयू जो है वहाँ पर पश्चिम में चुनाव लड़ रहे थे, तो भाजपा की ओर से कितना समर्थन मिला सरयू राय को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी असर के कार्यकर्ता थे ना, मेरा भी संबंध उनके साथ पुराना था, वो तो जी जान से लगे, काफी मेहनत किया। जो भी भाजपा परिवार के संगठन हैं, सभी के जो वर्कर्स हैं, फील्ड लेवल वर्कर्स,
वो बहुत बढ़िया से लगे, उन्होंने काम किया, मेरी मदद की, और वो भी कारण है कि मुझे इतना वोट मिला। तो ये मैं जदयू में तो 2 महीना पहले आया हूँ ना, उसके पहले मैं इंडिपेंडेंट था, और मैं इंडिपेंडेंट था तो भाजपा के नेता भी मुझको अपना राइवल ही समझते थे। कोई बहुत मेरे लिए काइंडनेस नहीं थी वहाँ पर। ठीक है, मैंने जदयू ज्वाइन किया, एक नई स्थिति बनी, मैं एनडीए का हिस्सा हो गया, तो चीज़ें थोड़ा बदल गई, और एक सहयोगी दल के नाते मैं खड़ा रहा। मैंने कभी नहीं कि मैंने विरोध किया, मैंने सही चीज़ पर अपना रिएक्शन टाइम टू टाइम मैंने एक्सप्रेस किया। मैंने जितनी भी बातें कही हैं वो केवल कहने के लिए नहीं है, बल्कि मैंने किया है, इस पर जो किया है वही कहा है आपको। और मेरा ये मानना है कि ये स्लोली स्लोली एक्युमुलेशन हुआ, चीज़ों का इकट्ठा होते गई कई चीज़ें, और उसको लेकर हेमंत सोरेन ने इसका फायदा उठाया। सर एक सवाल मेरा ये पे है कि जमशेदपुर पूर्वी से भी आप विधायक रहे हैं, पश्चिम में भी विधायक रहे हैं, फिर से पश्चिम की जनता ने आपको मौका दिया है। ऐसे में जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम दोनों ही जगहों की जनता का नब्ज जो है सरयू राय अच्छे से जानते हैं। ऐसे में सर इस बार देखा जा रहा है कि दोनों जगह से जो विधायक बने एनडीए के, दोनों ही पूर्व में पत्रकार रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस चीज़ों को? नहीं, देखिए, कोई एक न्यूज़ चैनल के लिए कुछ महीने काम कर लेना, या किसी एक अखबार के लिए साल भर काम कर लेना, वो किसी को पत्रकार नहीं बना देता है। अखबार या चैनल में अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका होती है, रोल होते हैं। तो मैं तो ठीक है, मैं तो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट था, मेरा एक्रेडिशन था, फिर भी मैं अपने आप को वैसा पत्रकार नहीं मानता हूँ जो रोज़मर्रा के काम में पत्रकारिता करते हैं। मैं तो फ्रीलांसर था, तो इस नाते पत्रकार कहना भी मुझे कई बार बहुत अच्छा नहीं लगता है। हम लोग मेनली एक्टिविस्ट रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं। एक समय था जब अखबारों के लिए काम किया, कोई हमारा वो कैरियर भी नहीं था। तो इसलिए मेरे हिसाब से देखिए, जमशेदपुर पूर्वी पश्चिम का जो पॉलिटिकल डिवाइड लाइन है, राजनीतिक सीमा रेखा है कि यहाँ से पूरब होता है, यहाँ से पश्चिम होता है, अब मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है। मेरे लिए पूरा जमशेदपुर एक तरह का है। मैं यहाँ का एमएलए हूँ, तो एमएलए के नाते यहाँ काम करूँगा, मगर जमशेदपुर पूर्वी में भी जिन लोगों ने मुझसे उम्मीद लगाया था, जिन्होंने मेरा समर्थन किया था, उन पर कोई परेशानी का कारण नहीं आए, मैं इसका भी ख्याल रखूँगा, और पूर्वी में भी मैं उतना ही सक्रिय रहूँगा जितना पश्चिम में रहूँगा। सर सरयू राय को जो लोग जानते हैं वो लोग ये बात को भली भांति जानते हैं कि सरयू राय इन्वेस्टिगेटिव अगर कहेंगे सर तो कई खुलासे किए हैं आपने, जिसमें चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला और कई तरह के चीज़ें शामिल हैं। और अब ये भी कहा जाता है सर, आपको जॉइंट किलर भी कहा जाता है, राजनीतिक के मामलों में कहा जाता है कि जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसको। तो अब आगे की रणनीति क्या है सर? देखिए, अब क्या है ना कि हम लोग की एक उम्र हो गई, और पत्रकारिता के नाते ही कई पत्रकार जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के फादर फिगर कहे, जैसे अरुण शौरी हैं, ये सब हमारे पर्सनल फ्रेंड रहे हैं, मित्र हैं, और हम लोगों ने साथ काम किया है। तो ये इन्वेस्टिगेटिज्म तो पत्रकार कुछ दिन रहने के कारण भी मेरे पर्सनालिटी में आ गया है, मगर अब मुझे नहीं लगता है कि जो समय आज आ गया है उसमें तो लोग मानते ही नहीं। चलो, भ्रष्टाचार कर लिया तो कर लिया, कोई बहुत इसके खिलाफ में लोग नहीं सोचते हैं। कोर्ट से किसी को सजा हो गई तो हो गई, मगर सजा होने के बाद भी अब तो पब्लिक फिगर लोग हो जाते हैं, नामी गिरामी पार्टियां उनको अपने स्टेज पर जगह दे देती हैं। तो समय संदर्भ में मेरा इतना ही रहता है कि सरकार का जो पैसा है वो सही तरीके से खर्च होना चाहिए। नहीं खर्च होता है तो अब अखबार पढ़ेंगे, हम तो बड़ी किनली पढ़ते हैं सभी अखबारों को। पत्रकार लोग बड़ी मार्के की चीज़ें निकालते हैं, मैं तो उनको रखता हूँ, उन पर विचार करता हूँ और फिर उस काम को आगे बढ़ाता हूँ। अखबार नवीस ने तो एक रिपोर्ट बना दी, 1 2 3 बना दिया, संपादक ने जितना कहा उतना कर दिया, मगर उसमें जो फैक्ट है मैं तो उस फैक्ट को इकट्ठा करके रखता हूँ, उसके आधार पर मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि ये अंजाम तक पहुँचे। अब ये मेरा स्वभाव दोष कह सकते हैं, मेरी आदत का दोष कह सकते हैं, मगर ये है, मैं करता हूँ और आगे भी चलेगा, ये रहेगा। सर लोग ये भी कह रहे हैं कि जमशेदपुर पूर्वी से चूंकि चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे सरयू राय, लेकिन पश्चिम में गए, चुनाव लड़ लिया उन्होंने, इसका कोई विरोध नहीं किया,
बन्ना गुप्ता और उनके बीच में जो पूर्व से जो विवाद चलता आ रहा था, ये उसका भी एक नतीजा था। तो ये आप सही कर रहे हैं, मैं पूर्वी से चाहता था, पूर्वी मेरे लिए आसान होता, बहुत फेमिलियर हो गया था मैं वहाँ। कई योजनाएं जो पिछले 30 साल में नहीं हुई थी लागू, दर्जनों ऐसी योजनाओं को मैंने लागू कराया, काम कराया। तो मैं वहाँ से ही चाहता था लल्ला, जहाँ मैंने फसल बोया था वहीं काटना चाहता था। और जब भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कि नहीं आप चले जाइए वहाँ, मान जी हम लोग की बात, तो मुझे लगा कि हर बार बात नहीं मानना या रिबेल एटीट्यूड शो करना अभी ठीक नहीं है। जब इतने बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, चलिए इनकी बात मान लेते हैं, जो नुकसान होगा देखा जाएगा। मैं पश्चिम में चला आया। उसके पीछे जरूर ये भी एक कारण कहीं ना कहीं था कि चलो, बन्ना गुप्ता ने पिछले 5 साल में बहुत हमको परेशान किया है, आधा दर्जन मुकदमे करा दिए हैं, मेरे खिलाफ पर्सनल एलिगेशंस लगाए हैं, ये सब किए हैं। तो मन में वही बात कहीं थी, चलिए निपट लेंगे, एक बार हो जाता है देखा जाए तो आप जो बात करें वो सही है। ये दोनों ही कारण रहे हैं कि मैं पश्चिम में आने के लिए तैयार हो गया। देखिए, अभी हमने सरयू राय से बात की, इन्होंने बताया कि जमशेदपुर पश्चिम के साथ साथ जमशेदपुर पूर्वी में भी हम सक्रिय रहेंगे और अपनी जनता के साथ रहेंगे। कई राजनीतिक मुद्दों पर भी बात हुई। बहरहाल द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार।